चलिए साथियों, पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की दमदार क्लास में। अभी तक हमने यूनिट 11 तक अपलोड कर दिया है। ये हमारा 12वां वीडियो है, इकाई 12, जिसमें छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2025 विज्ञान, कला, आर्ट, साइंस, मैथ्स सभी विषय के साथी के लिए ये समान सिलेबस है। आज की इस सेशन में हम छत्तीसगढ़ के इतिहास और संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आज के इस सेशन से आपके 1 नंबर के प्रश्न जो है 1 या 2 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लासेस की शुरुआत करते हैं। साथ ही पहली बार देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए भाई, शुरू करें। देखिए, सबसे पहले आता है हमारे यूनिट में छत्तीसगढ़ के जो स्वतंत्रता आंदोलन है। अब छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता को लेकर भारत को आज़ादी दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ से भी बहुत सारे नायक रहे हैं, जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में अपनी भूमिका निभाई है। जी हाँ, और इन्हीं में से हम प्रमुख की बात करेंगे। सबसे पहले आता है एक विद्रोह, सोनाखान विद्रोह। और ये सोनाखान विद्रोह 1856 में हुआ था। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद रखना है। सोनाखान विद्रोह जो कि 1856 में ये वर्ष में हुआ, और ये सोनाखान में हुआ, जो वर्तमान में जिला बलौदाबाजार में स्थित है। और शहीद वीर नारायण सिंह जी इसके नेतृत्व करते थे। अर्थात जब सोनाखान विद्रोह हुआ भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर, तो उस समय शहीद, देखिए इसमें वीर नारायण सिंह, जिसको शहीद वीर नारायण सिंह के भी नाम से आज जानते हैं, और ये सोनाखान के थे। 1856 में सोनाखान का विद्रोह हुआ। और ये शहीद वीर नारायण सिंह कौन थे, याद रखना, सोनाखान के जमींदार थे, जो बिंझवार जनजाति के थे। यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं भाई, कई बार विविध एग्जाम्स में आए हैं। तो जो शहीद वीर नारायण सिंह जी, वह कौन सी जाति के थे, तो बिंझवार जनजाति के थे। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और याद रखना, इसका जो विद्रोह कब हुआ था, तो 1856 में इसका विद्रोह हुआ था। सोनाखान जो कि बलौदाबाजार जिले में आता है। क्लियर है। और एक चीज, जो सोनाखान, इसमें जो आपके शहीद वीर नारायण सिंह जी के पूर्वज हैं, वीर नारायण सिंह के जितने भी पूर्वज हैं, आज जो उनकी पीढ़ी है, उनको आज भी जो है पेंशन मिलता है। जी हाँ दोस्तों, उनको आज भी पेंशन मिल रहा है। चलिए आगे बात करें, ये सोनाखान विद्रोह क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। तो देखो, अकाल पीड़ितों को अनाज उपलब्ध कराने के लिए वीर नारायण सिंह ने क्या किया, माखनलाल बनिया व्यापारी से गोदाम के अनाज लूट कर, देखो अब उस दौरान क्या हुआ, अकाल पड़ गया था। अब जब अकाल पड़ा तो वीर नारायण सिंह जी ने माखनलाल बनिया, एक व्यापारी हुआ करता था, उससे अनाज लूट लिया, और अनाज को लूट कर जनता में क्या कर दिया, बंटवा दिया। और ये प्रमुख वजह है सोनाखान के विद्रोह होने का। ठीक है। दूसरी वजह क्या है, दूसरा कारण क्या है, परिस्थिति कारण से रायपुर के डिप्टी कमिश्नर को 26 अगस्त 1856 में एक पत्र से अवगत कराया गया। ठीक है। अगला है, डिप्टी कमिश्नर ने नारायण सिंह की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। देखो भाई, सबसे मेन रीजन तो अकाल पीड़ितों को अनाज उपलब्ध कराने के लिए अनाज की चोरी किया, यह प्रमुख वजह है। अब चोरी की वजह से क्या हुआ, उसके नाम से केस दर्ज हुआ, उसके नाम से, अर्थात डिप्टी कमिश्नर ने नारायण सिंह के नाम से गिरफ्तारी वारंट जारी किया। यह प्रमुख वजह रही कि सोनाखान का विद्रोह हुआ। ठीक है। और इसके नेतृत्वकर्ता वीर नारायण सिंह जी हैं, याद रखना। अब यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी जो कि याद रखना है आपको, ठीक है, वो है वीर नारायण सिंह जी को प्रथम गिरफ्तारी कब हुई थी। याद रखना, 24 अक्टूबर 1856 को वीर नारायण सिंह जी को प्रथम बार गिरफ्तार किया गया था। और ये कहां पर गिरफ्तार हुए थे, इसको भी याद रखेंगे। तो संबलपुर से गिरफ्तार करके रायपुर जेल में इसको बंद किया गया था, और गिरफ्तार करने वाला कैप्टन स्मिथ था। ठीक है। और किसके आरोप में, तो माखनलाल बनिया के गोदाम के अनाज को लूटने के आरोप में इसको गिरफ्तार किया गया था। क्लियर है भाई। चलिए आगे बात करें, वीर नारायण सिंह जेल से कब मुक्त हुए, तो 27 अगस्त 1857 को ये जेल से मुक्त हुए। ठीक है। अब ये जेल से मुक्त होने के बाद
देखो वीर नारायण सिंह का समर्पण, इन्होंने क्या किया, यहां पर देखो रायपुर जो तीसरे रेजिडेंट का मुख्यालय था, सैनिकों ने वीर नारायण सिंह नेता मानकर उन्हें जेल से मुक्त कराने हेतु इसमें क्या किया, जेल से मुक्त तो हुआ लेकिन ये इसमें बाइज्जत बली वाला जो शब्द नहीं था, बल्कि जेल से फरार हो गया। अर्थात जेल की दीवार बनाई और जेल के दीवार से ये भाग गया। ठीक है, वीर नारायण सिंह 27 अगस्त की संध्या रायपुर जेल से फरार होने में सफल हो गए। ठीक है, मतलब जेल से ये चले गए सैनिकों के द्वारा। सैनिकों ने वीर नारायण सिंह स्वतंत्रता संग्राम नेता मान करके, अर्थात इनको स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता माने और सैनिकों ने इसको जेल से भगा दिया, जेल से छुड़ा दिया। ठीक है, अब जो है ये जेल से छुड़ाया कब, 27 अगस्त 1857 को। उसके बाद वीर नारायण सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया और ये आत्मसमर्पण 2 दिसंबर 1857 को आत्मसमर्पण कर लिया। ठीक है, क्लियर है मेरे दोस्तों। आगे बात करेंगे। अब इसमें देखो इसकी परिणाम क्या रहा, परिणाम पर भी बात कर लेते हैं। तो 10 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ चौक में, याद रखना 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक में चार्ल्स इलियट के फैसले के अनुसार इसको फांसी दे दी गई। तो ये चीज याद रखना कि शहीद वीर नारायण सिंह बाद में शहीद हुए। पहले वीर नारायण सिंह 10 दिसंबर 1857 को जय स्तंभ चौक रायपुर में फांसी दे दी गई और उसके बाद वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद माने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से डेट को भी याद रखना। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी या प्रथम स्वतंत्रता शहीद, स्वतंत्रता संग्राम के शहीद भी माने जाते हैं, इसको भी याद रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो भाई, आगे इंपॉर्टेंट चीजों पर ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं एक अन्य विद्रोह जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के विद्रोह में से एक था, सुरेंद्र साय का विद्रोह, जिसे संबलपुर विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये जो विद्रोह है, इस विद्रोह के समय सीमा की बात करूं, ये विद्रोह 1857 में हुआ। ठीक है, ये कहां हुआ, संबलपुर में हुआ और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, सुरेंद्र साय थे। इसलिए इस विद्रोह को सुरेंद्र साय के विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है और सुरेंद्र साय संबलपुर के जमींदार थे। ठीक है, जैसे मैंने कहा वीर नारायण सिंह जी सोना खान के जमींदार थे, ठीक वैसे ही सुरेंद्र साय क्या थे भाई, आपके संबलपुर के जमींदार थे। ठीक है, अब इसको छत्तीसगढ़ के अंतिम शहीद की उपाधि मिली हुई है। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद किसको माना जाता है, तो वीर नारायण सिंह जी को माना जाता है। शहीद वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद और छत्तीसगढ़ के अंतिम शहीद किसको माना जाता है, सुरेंद्र साय जी को माना जाता है। ठीक है, चलिए अब जब ये विद्रोह हुआ मेरे दोस्तों, तो इस विद्रोह में उनका साथ देने वाला था, वो था बलभद्र दाऊ जो कि लखनपुर के जमींदार थे और उदवंत साय उनका भाई और बलवंत सिंह उनका चाचा, ये उनका सहयोग किया। अब ये जो संबलपुर का विद्रोह हुआ था, सुरेंद्र साय का विद्रोह हुआ था, ये विद्रोह क्यों हुआ, तो इसके रीजन पर हम बात करें तो देखो क्या रीजन है। ठीक है, संबलपुर के चौहान राजा महाराज साय की मृत्यु बिना उत्तराधिकारी के हो गई। देखो इसकी मृत्यु हो गई तो उत्तराधिकारी नहीं था। अब सुरेंद्र साय का राजगद्दी पर वैध अधिकार बनता था, किंतु अंग्रेज ने क्या किया, महाराजा साय की विधवा रानी मोहन कुमारी को गद्दी पर क्या किया, बैठा दिया। अब कालांतर में मोहन कुमारी को राजगद्दी से उतारकर नारायण सिंह विक्रम सिंह की अवैध संतान, देखो विक्रम सिंह की अवैध संतान को शासक बना दिया, जिसे गौड़ समुदाय के लोगों ने अपमान समझा, अर्थात उनकी अवैध संतान था, है ना। अब इस वजह से क्या है, पूरा जो गौड़ समुदाय है वो नाराज हो गया और ये नाराजगी क्या हुई, इसका परिणाम क्या हुआ कि
कि बलभद्र दाऊ के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हो गया। ठीक है, तो यही से क्या है, विद्रोह की शुरुआत हुई। ठीक है, क्लियर है मेरे दोस्तों। अगला विद्रोह आता है उदयपुर का विद्रोह, इसको भी याद रखेंगे, उदयपुर का विद्रोह। और ये 1858 में भी चला, ये भी वही उसी तारीख में 56 और 57 58 याद रखना। ये कहाँ चला था, सरगुजा के उदयपुर क्षेत्र में। ठीक है, उदयपुर सरगुजा रियासत का एक राज्य था और इसके नेतृत्वकर्ता थे कल्याण सिंह। तो उदयपुर विरोध 1858 में चला और जिसके नेतृत्वकर्ता कल्याण सिंह थे, याद रखना ना। तो हर चीज का यहाँ कारण जानना जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट चीजों पर हम बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है सैन्य विद्रोह। सैन्य विद्रोह जो कि रायपुर का सिपाही विद्रोह भी कहलाता है और ये वर्ष 1858 में ये भी चला और ये रायपुर में चला। इसके नेतृत्वकर्ता हनुमान सिंह जी थे जो कि बैंसवाड़ा के राजपूत थे। सैन्य विद्रोह या रायपुर का सिपाही विद्रोह के नेतृत्वकर्ता हनुमान सिंह जी थे, याद रखना मेरे दोस्तों। और इसको एक उपाधि मिली हुई है, वो क्या उपाधि मिली है, हनुमान सिंह जी को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस वाले पॉइंट को भी याद रखेंगे और सैन्य विद्रोह के नेतृत्वकर्ता को याद रखेंगे और 1857 की इसकी डेट 1858 की इसकी डेट को याद रखेंगे। ठीक है, तो हनुमान सिंह जी को क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। क्लियर है मेरे दोस्तों। चलो आगे बात करते हैं। अब जो है अलग अलग प्रांत से कौन कौन नेतृत्व कर रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं रायपुर प्रांत की। कहां की बात करूं मैं, रायपुर प्रांत की। तो रायपुर प्रांत में पंडित रविशंकर शुक्ल जी नेतृत्व करता थे। ठीक है, इसके साथ रहे रामदयाल तिवारी, रणवीर सिंह शास्त्री, परसराम सोनी, ईश्वरी चंद्र शुक्ला, ये जो है रायपुर से लीड कर रहे थे। ठीक है, खूबचंद बघेल, वामन राव सप्रे, ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी, ये सभी क्या कहा जाता है, रायपुर से ये लोग लीड कर रहे थे स्वतंत्रता आंदोलन को। ठीक है भाई, यहां एक चीज और याद रखना, वामन राव लाखे जी को लोकप्रिय की उपाधि मिली थी। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जो है यहां पर जब बात आती है भारत छोड़ो आंदोलन जब रायपुर में हुआ तो इसके नेतृत्वकर्ता, जब ये 1900 कब हुआ था, 42 में हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर से नेतृत्वकर्ता थे कमल नारायण शर्मा, रणवीर सिंह शास्त्री और जय नारायण। ठीक है, याद रखना। देखो, इसके पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चला, तो जिसे नमक कानून भंग हो गया या नमक कानून को भंग कर दिया, ये 1930 में 15 अप्रैल को हुआ। और इस समय जो है छत्तीसगढ़ में लीड कर रहे थे सेठ गोविंद दास, द्वारका प्रसाद मिश्र, पंडित रविशंकर शुक्ला, महंत लक्ष्मी नारायण जी, ये सभी, और गया चरण त्रिवेदी सभी लीड कर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। इंपॉर्टेंट चीजों को याद रखना है भाई। ठीक है, चलिए बिलासपुर प्रांत की मैं बात कर लेता हूं। तो बिलासपुर प्रांत में जो प्रमुख कौन थे, ई राघवेंद्र राव। इसीलिए ई राघवेंद्र राव के नाम से एक बिलासपुर में कॉलेज चलता है, आप देखे होंगे, है ना। तो ई राघवेंद्र राव, जिसे स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य के रूप में भी जानते हैं, ये जो है बिलासपुर प्रांत से नेतृत्व कर रहे थे। इसके अलावा बैरिस्टर छेदीलाल जो जांजगीर जिला में फेमस थे और ये अकलतरा से थे, जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा से थे बैरिस्टर छेदीलाल। इसीलिए ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर महाविद्यालय TCL कॉलेज बहुत फेमस कॉलेज है जांजगीर चांपा जिला में। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं। अलग अलग जो लीड करता है उसको मैं बता रहा हूं। बिलासपुर से वासुदेव देवरस, क्रांति कुमार भारती, ये सब लीड करता रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इस समय जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो बैरिस्टर छेदीलाल, राघवेंद्र राव,
DK मेहता, ये सब लीड कर रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन में कौन लीड कर रहे थे? अमर सिंह सहगल, यदुनंदन, डॉक्टर रामचरण राय, ये सब जो है लीड कर रहे थे। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बात करूं मैं दुर्ग प्रांत की। तो देखो, दुर्ग प्रांत जब इस समय भारत के आंदोलन के दौरान दुर्ग प्रांत के जो नेतृत्व करता या लीड करता कहें तो घनश्याम सिंह गुप्त जी विभिन्न आंदोलन की ये नेतृत्व करता रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ रत्नाकर झा, रामचंद्र देशमुख, रघुनंदन सिंगरौल, ये सभी इनके क्या रहे हैं? नेतृत्व करता रहे हैं। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में हुई कुछ प्रमुख घटनाएं इसको हमको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखो भाई, अब जो घटना छत्तीसगढ़ में हुई, सबसे अहम चीजें जो हमको याद रखना है, और वो अहम चीजें क्या है? 1900 ईस्वी की। देखो भाई, 1900 ईस्वी में क्या हुआ? छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन हुआ, याद रखना है इसको। ठीक है, 1900 सन में छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन हुआ, और किसके द्वारा? तो ये माधवराव सप्रे के द्वारा, याद रखना। समित्र मंडल, इसका प्रकाशन ये राजिम का है और पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है, छत्तीसगढ़ की भागीदारी थी सूरत के अधिवेशन में। ठीक है, तृतीय कांग्रेस सत्र रायपुर में हुआ था, यह भी इंपॉर्टेंट है। हिंद केसरी का प्रकाशन किसके द्वारा? माधवराव सप्रे के द्वारा 1907-8 में हुआ था, याद रखना। ठीक है, देखो भाई, जरूरी चीजें हैं जिसको मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर जो जरूरी चीजें हैं याद रखने वाला, 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ, जुलाई 1920 में। ठीक है, 1920 में छत्तीसगढ़ में खिलाफत आंदोलन भी चला, इसको भी याद रखेंगे मेरे दोस्तों। ठीक है ना, चलिए आगे बात कर रहा हूं, 1920 ही की बात कर रहा हूं। कंडेल सत्याग्रह मैंने बताया। अब जो है महात्मा गांधी जी का प्रथम बार छत्तीसगढ़ आगमन हुआ 20 दिसंबर 1920 को, याद रखना। प्रथम बार छत्तीसगढ़ कब आया, द्वितीय बार छत्तीसगढ़ कब आया, ये प्रश्न आता है। तो 20 दिसंबर 1920 को प्रथम बार छत्तीसगढ़ आगमन हुआ। ठीक है, याद रखेंगे मेरे दोस्तों, आगे भी बात करेंगे इस पर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसमें देखिए, गोंड विद्रोह हुआ 1932 में, अलग अलग विद्रोह बताया गया है, लेकिन हम इंपॉर्टेंट चीजों पर बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें। कांकेर में किसान विद्रोह हुआ था 1944 में, ये भी आपको याद रखना है। देखो, भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन हुए उसमें छत्तीसगढ़ की अब भागीदारिता की बात करें, ठीक है ना, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बंबई अधिवेशन 1889 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष सर विलियम वेडरबर्न थे। और छत्तीसगढ़ से कौन कौन भाग लिया था? माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी जी और CM ठक्कर, वामनराव लाखे, ये सभी भाग लिए थे। अधिवेशन जब नागपुर में हुआ, जिसके अध्यक्ष वकील P आनंद चारलू थे। ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़ से कौन कौन भाग लिए थे? तो माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, CM ठक्कर, वामनराव लाखे, ठीक है, बद्री प्रसाद साव, डोमारसी, ये सभी जो है शामिल हुए थे। ठीक है, मैंने कहा था छत्तीसगढ़ में भीषण अकाल कब पड़ी थी, याद रखना, अति महत्वपूर्ण है। तो 1894 में क्या हुआ? इस समय मध्य प्रांत के चीफ जो कमिश्नर वुडवर्थ थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ का दौरा किया। ठीक है, याद रखना है भाई। एक चीज और यहाँ याद रखने वाली है, वो है छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन 1902 में हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा? तो माधवराव सप्रे जी के द्वारा। इसके सहयोगी रामराव चिंचोलकर जी थे। ठीक है, तो इनके संपादक माधवराव सप्रे और रामराव चिंचोलकर जी थे, ये दोनों हैं, याद रखना। और ये पत्रिका 3 वर्ष तक छपता ही रहा, आर्थिक स्थिति के कारण। ठीक है, इस वर्ष पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा सरस्वती पत्रिका का भी प्रकाशन किया गया था, याद रखना है मेरे दोस्तों।
ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बंगाल विभाजन पर बात कर ले, 1905 में जान रहे हैं बंगाल का विभाजन, मैंने क्लास भी लिया है। छत्तीसगढ़ से भी इनके नेतृत्व करता रहे हैं बंगाल विभाजन में। और छत्तीसगढ़ से किसने नेतृत्व किया? तो ताराचंद जी ने बिलासपुर से छत्तीसगढ़ से नेतृत्व किया था। ठीक है, क्लियर है मेरे दोस्तों। समित्र मंडल 1906, जिसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा इसको चलाया गया था। ठीक है, तो अलग अलग चीजें हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट पर मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो, अब छत्तीसगढ़ आगमन की जब बात हो रही है तो छत्तीसगढ़ में जो तिलक जी का आगमन कब हुआ था? ठीक है, तो तिलक जी छत्तीसगढ़ में 1907 में आए थे और तिलक जी ने बिलासपुर की यात्रा की थी। ठीक है, ये नागन्ना बाबूजी की कोठरी में उतरे थे। अब देश में प्रथम छात्र हड़ताल 1907 में हुआ था और ये इसके नेतृत्वकर्ता ठाकुर प्यारेलाल व नंदलाल झा थे। क्यों हुआ था ये विद्रोह या क्यों ये हड़ताल हुआ था? डॉक्टर बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी हुई थी, इस वजह से ये हड़ताल हुआ था। ठीक है, अब इसी के बाद हिंद केसरी पत्रिका का भी प्रकाशन हुआ, जो 2000 और 1907-8 में माना जाता है केसरी पत्रिका। ठीक है, ये मराठी भाषा में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी से प्रेरित। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे बात करेंगे। ये नारायण, देखिए नागपुर से ये हिंदी भाषा में प्रस्तावित हुआ। इसके प्रकाशक किसके द्वारा? माधवराव सप्रे जी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों। सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना राजनांदगांव में हुई थी। स्थापन करता है ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। क्लियर है? चलिए अगला हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीजों को। एक इंपॉर्टेंट चीजें आती है कंडेल सत्याग्रह, जो कि जुलाई 1920 में हुई और ये कंडेल ग्राम में हुआ था, जो कि जिला धमतरी में स्थित है। इसके नेतृत्वकर्ता पंडित सुंदरलाल शर्मा थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कंडेल सत्याग्रह में नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आपके पंडित सुंदरलाल जी शर्मा थे। ठीक है, और ये क्यों हुआ? तो नहर विभाग के 10 वर्षीय समझौते के लिए ग्रामीणों का तैयार न होना। ठीक है, इस वजह से, क्योंकि अर्थदंड की राशि 4050 रुपए, इसके विद्रोह का कारण नहर में पानी के उपयोग पर जुर्माना लगा दिया गया था। ठीक है, इसी की वजह से, और इसी की वजह से उसको क्या है, अर्थदंड दे दिया गया और यही प्रमुख वजह रही। ठीक है, तो इसी समय क्या हुआ, महात्मा गांधी जी, देखो गांधी जी को प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा पर लाने का श्रेय पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को जाता है, याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब 2 दिसंबर 1920 को पंडित सुंदरलाल शर्मा कलकत्ता गए ताकि गांधी जी को वो आमंत्रित कर सके, और गांधी जी को आमंत्रित किया। ठीक है, गांधी जी को लाया, अर्थात छत्तीसगढ़ में गांधी जी का प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 को माना जाता है, याद रखना। और गांधी जी के आगमन से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन को क्या मिली, एक नई चेतना प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए, और ये जो है ले जाने वाला लाने वाला पंडित सुंदरलाल शर्मा जी थे, जो कि रायपुर के रेलवे स्टेशन में उतरे थे। ठीक है, और महात्मा गांधी जो है गांधी चौक पर संबोधित कर गांधी जी ने असहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। ठीक है, ये याद रखना है मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। अगला देखिए, बीएनसी मजदूर मिल आंदोलन। अब ये जो बीएनसी मजदूर मिल का जो प्रथम आंदोलन है अप्रैल 1920 में हुआ राजनांदगांव में, जिसके नेतृत्व करता रहे हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। ठीक है, क्यों हुआ ये बीएनसी मजदूर मिल का आंदोलन? क्योंकि काम के घंटे को 12 से 13 घंटा काम करवाया जा रहा था और वेतन उतना ही दिया जा रहा था, जिसके वजह से ये हड़ताल हुआ। और ये हड़ताल जो है बीएनसी मजदूर मिल का हड़ताल जो है, आंदोलन जो है, हड़ताल जो है 36 दिनों तक चला था मेरे दोस्तों। कितने दिनों तक चला था? 36 दिनों तक चला था। ठीक है, उसके बाद दूसरी बार बीएनसी मजदूरों का आंदोलन चला, जो कि 1924 में अब नेतृत्व करता रहे ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी, और इसके पहले भी जो है नेतृत्व करता ठाकुर प्यारेलाल ही रहे हैं।
जो कि 1920 में चला था। उसके बाद 4 साल बाद फिर से 1924 में चला और इसके भी नेतृत्वकर्ता ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी रहे हैं। ठीक है, तीसरी बार फिर से ये आंदोलन चला और ये आंदोलन 1937 फरवरी में अब पुनः इसके नेतृत्व करने वाला ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी थे। ठीक है, और ये क्यों चला, तो 10% की कटौती, मजदूरों के वेतन में 10% की कटौती कर दी गई थी और लगभग 600 मजदूरों को बेगार कर दिए थे। ठीक है, निकाल दिया गया था। इस वजह से ये तृतीय बार आंदोलन हुआ। ठीक है, आगे बात करें छत्तीसगढ़ के जो आंदोलन हुए, बहुत सारे आंदोलन हुए। ठीक है, तो चलिए अब कुछ जरूरी चीजें जिस पर मैं प्रकाश डाल दूं। राष्ट्रीय आंदोलन में पत्रकारिता की भूमिका रही है। कैसे कैसे रही है? सबसे पहला पत्रकार पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र है, जिसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ और ये किसके द्वारा संपादन किया गया, तो माधवराव सप्रे जी के द्वारा। उसके बाद सरस्वती पत्रिका, छत्तीसगढ़ मित्र के बाद सरस्वती पत्रिका का भी प्रकाशन 1900 में पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी के द्वारा किया गया। उसके बाद हिंदी ग्रंथ प्रकाश मंडली, जिसका जो है प्रकाशन 1905 में माधवराव सप्रे जी के द्वारा किया गया। उसके बाद हिंद केसरी, जिसका प्रकाशन 1907-8 में हुआ और इसमें भी माधवराव सप्रे जी के द्वारा ही प्रकाशन किया गया था। उसके बाद कर्मवीर आया 1920 में और इसके प्रकाशन कर्ता जो है संपादक पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी थे। उसके बाद जेल पत्रिका, जो कृष्ण के जन्मस्थली पर लिखा गया 1922 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा। उसके बाद उत्थान आया पत्रिका, उत्थान नाम से 1935 में, और यह रायपुर जिला परिषद के द्वारा इसको क्या किया गया, संपादन किया गया था। ठीक है, कांग्रेस पत्रिका 1937 में और रायपुर कांग्रेस कमेटी के द्वारा इसको किया गया। अग्रदूत 1942 में, जिसे केशव प्रसाद वर्मा जी के द्वारा संपादन किया गया था। ठीक है, यहां तक क्लियर है मेरे दोस्तों। आगे हम बात कर लेते हैं असहयोग आंदोलन से संबंधित कुछ प्रमुख घटनाओं की। ठीक है, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी जी की गिरफ्तारी कब हुई थी, तो 12 मार्च 1921 में। ठीक है, याद रखना भाई। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अलग अलग बात कर रहा हूं। प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत प्रवास का विरोध किया था 17 मार्च 1921 में। ठीक है, चलिए आगे बात कर देता हूं। छत्तीसगढ़ आगमन, देखो केंद्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ में जो 1921 में असहयोग आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी छत्तीसगढ़ आए थे, सी राजगोपालाचारी जी आए थे और सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, ये सभी क्या हुए थे, हमारे देश और हमारे राज्य में आए थे। गांधी चौक रायपुर में जनता को संबोधित कर उत्साहवर्धन किया। ठीक है भाई, क्लियर है। अब छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह चला। छत्तीसगढ़ में क्या चला, जंगल सत्याग्रह 1930 में, किंतु यहां पर जो है स्थगन के साथ जंगल सत्याग्रह सीमित होते चला गया। ठीक है ना, तो याद रखेंगे। अब छत्तीसगढ़ में गांधी जी का द्वितीय आगमन, ये भी प्रथम आगमन मैंने बता दिया, द्वितीय आगमन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो गांधी जी का छत्तीसगढ़ में द्वितीय आगमन कब माना जाता है, तो देखिए 22 से 28 नवंबर 1933 को गांधी जी जो है द्वितीय आगमन हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। और क्यों आया था, अछूत के उद्धार कार्यक्रम में। ठीक है, ये कहां पर आया था, तो दुर्ग, रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी और बिलासपुर में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान राजकुमार कॉलेज में भाषण देने के लिए इसको आमंत्रित किया गया था। ठीक है भाई, क्लियर है मेरे दोस्तों। तो याद रखना, देखो कैसे कैसे हुआ। दुर्ग पहुंचे, सभा को संबोधित किया, उसी रात रायपुर पहुंच गए और आमापारा के से बूढ़ा तालाब तक ऐतिहासिक जुलूस निकाली गई 22 नवंबर को। अब 23 नवंबर को ये मोती बाग में खादी और स्वदेशी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। तो ये अलग अलग है जो कि हुआ है, लेकिन प्रथम बार छत्तीसगढ़ आगमन, द्वितीय बार छत्तीसगढ़ आगमन, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वितीय बार वो भी आए हैं छत्तीसगढ़। तो ये जो है 11 दिसंबर 1935 को रायपुर में द्वितीय बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ। ठीक है, याद रखना है मेरे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलिए आगे बात करें
पंडित जवाहरलाल नेहरू का छत्तीसगढ़ आगमन 1516 दिसंबर 1935 को ये इनका क्या हुआ, आगमन हुआ था। ठीक है। चलिए अब हम बात करें छत्तीसगढ़ के कुछ पर्यटन स्थल की। तो सबसे पहले आता है कवर्धा। ठीक है, कवर्धा, जहां पर कवर्धा महल के नाम से यहां पर स्थित है। भोराम देव का मंदिर है। ठीक है, कवर्धा में याद रखना छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है और ये भोराम देव का मंदिर कवर्धा में है। मरवा महल भी कवर्धा में मिलेगा आपको। ठीक है, अगला बात करूं मैं छेरकी महल। छेरकी महल भी आपको कवर्धा में मिलेगा, चौरा गांव खपरी में। ठीक, यहाँ शिव मंदिर है। छेरकी या बकरी की गंध आती है, इसलिए छेरकी महल कहा गया है। राजिम गरियाबंद में है। ठीक है, राजिम, और इसका छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को कहा जाता है, याद रखना। और इसमें महानदी सोढ़ुर और पैरी नदी, 3 नदियों का संगम होने की वजह से त्रिवेणी संगम भी कहलाता है। और राजिम में प्रमुख मंदिर राजीव लोचन मंदिर है, जिसको विष्णु मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये राजिम की है, याद रखेंगे भाई। सिरपुर की बात करूं तो महासमुंद जिले में आता है सिरपुर, और प्राचीन नाम मणिपुर चित्रांगदपुर है। लक्ष्मण मंदिर है, यहाँ पर विष्णु मंदिर है, लाल ईंटों से निर्मित है। ठीक है, सिरपुर कहाँ आता है, महासमुंद जिला में। जिला याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, सूर्य नारायण जांगीर चांपा में आता है। छत्तीसगढ़ के गुप्त प्रयाग के नाम से इसको जाना जाता है, याद रखना। नारायण मंदिर है, राजा सबर ने बनवाया था। केशव नारायण मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करें खरौद। ये भी जांजगीर चांपा जिला है। छत्तीसगढ़ की काशी कहा जाता है खरौद को, और प्राचीन नाम इंद्रपुर था। ठीक है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, यहाँ पर भगवान शंकर महाशिवरात्रि के अवसर पर मेला लगता है। ठीक है, उसके बाद आता है दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता का मंदिर है। ठीक है, ये दंतेवाड़ा में है, ग्राम तराला में। ठीक है भाई, शंखनी डंकनी नदी के तट पर दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर विराजित है। तो शंखनी डंकिनी के तट पर दंतेश्वरी विराजित है, याद रखना। डोंगरगढ़ राजनांदगांव में आता है। बमलेश्वरी माता का मंदिर है डोंगरगढ़ में। रतनपुर बिलासपुर में आता है। तालाबों का शहर रतनपुर को कहा जाता है, याद रखना। मां महामाया देवी का मंदिर है, और रत्नदेव प्रथम द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। ठीक है भाई, छत्तीसगढ़ की प्रथम राजधानी रतनपुर को माना गया है, ये भी याद रखना। मल्हार, मल्हार मेला के लिए भी भारी प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों, बिलासपुर जिले के अंदर आता है। ठीक है, अब इसके अभी वर्तमान में जिला बदल गया है। ठीक है, डिंडेश्वरी देवी के मंदिर है यहाँ पर मल्हार में, इसको भी याद रखना है। ठीक है, चलिए चंद्रपुर जांजगीर चांपा जिला में है, चंद्रहासिनी देवी के मंदिर है। तुर्री धाम जांजगीर चांपा में है, यहाँ पर शिव मंदिर है, महाशिवरात्रि के दिन मेला लगता है। आरंग में मंदिरों की नगरी आरंग को कहा जाता है, याद रखना। चंपारण रायपुर जिले में है। ठीक है, आरंग भी रायपुर में है, चंपारण भी रायपुर में है। चंपकेश्वर मंदिर है, यहाँ पर वल्लभाचार्य जी के जन्म स्थली माना जाता है, किसको, चंपारण्य को। ठीक है, तुरतुरिया जिला बलौदा बाजार में आता है। सीता माता ने अपना निर्वासित जीवन यहीं व्यतीत किया था, जन्म स्थली है लव कुश की। गिरौदपुरी बलौदा बाजार में है। सतनामियों का तीर्थ स्थल गुरु घासीदास जी का जन्म स्थल जैतखाम यहीं पर है। ठीक है, गिरौदपुरी में। एक चीज यहाँ और याद रखना, जैतखाम की जो लंबाई है 77 मीटर है। ठीक है, दामाखेड़ा बलौदा बाजार में है। कबीर पंथियों का तीर्थ कहलाता है दामाखेड़ा। ठीक है, कबीर पंथ के 12वें गुरु उग्र नाम साहब का कबीर मठ की स्थापना यहाँ पर दामाखेड़ा में है। ठीक है मेरे दोस्तों, याद रखेंगे, याद रखने वाली चीजें मैं बता रहा हूँ। और जरूरी चीजें हैं, कुनकुरी में जसपुर के अंदर आता है जिला, ईसाइयों का पवित्र स्थल है, चर्च है बहुत बड़ा, एशिया का दूसरे सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा। इसलिए वहां के जो जनजाति के लोग हैं ज्यादातर ईसाई हो गए हैं, कन्वर्ट हो गए हैं। देखना आप उधर ज्यादातर वही मिलेगा आपको। ठीक है, लूथरा शरीफ जिला बिलासपुर। ठीक है, अब मुस्लिम श्रद्धा, अब मुस्लिम का यहाँ पर दरगाह है ना, सैयद इंसान अली का दरगाह है लूथरा शरीफ में, ये बहुत फेमस जगह है। ठीक है भाई,
तो मैनपाट सरगुजा में है और छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है मैनपाट को, याद रखना। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बात करेंगे। चलिए, अब हमने अभी देख लिया, जरूरी चीजों को जान लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों पर भी हमने चर्चा कर लिया। छत्तीसगढ़ का देखो, इसको भी ध्यान से, छत्तीसगढ़ का खजुराहो मैंने कहा भोरामदेव कवर्धा में है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम गरियाबंद में है। छत्तीसगढ़ का गुप्त प्रयाग सूर्य नारायण जांजगीर चांपा में है। छत्तीसगढ़ की काशी खरौद को कहते हैं, जांजगीर चांपा में है। छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट को कहते हैं, सरगुजा में है। छत्तीसगढ़ का कश्मीर चैतुरगढ़ को कहा जाता है, कोरबा में है। छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड सन्ना को कहा जाता है, जसपुर में है। तालाबों का शहर रतनपुर बिलासपुर में है। मंदिरों का शहर आरंग रायपुर में है। चौराहों का शहर जगदलपुर बस्तर में है। तो ये जरूरी चीजें हैं। कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल, इसको भी याद रखेंगे, दामाखेड़ा बलौदा बाजार में है। ठीक है। सतनामी समाज का तीर्थ गिरौदपुरी बलौदा बाजार में है। ईसाइयों का पवित्र स्थल मदकू द्वीप मुंगेली। जैन तीर्थ नागपुरा। मुस्लिम श्रद्धा का केंद्र लूथरा शरीफ। ठीक है, तो ये जरूरी चीजें हैं, याद रखना है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख चिड़ियाघर इत्यादि इत्यादि हैं, इस पर बात नहीं करें। चलिए, अब हम बात करें छत्तीसगढ़ के मेला की। तो माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक कहाँ कहाँ मेला लगता है? सिरपुर में लगता है, राजिम में लगता है और शिवरी नारायण में लगता है। माघ पूर्णिमा में कहाँ कहाँ मेला लगता है? तो माघ पूर्णिमा में चंपारण का मेला, रतनपुर मेला, दामाखेड़ा मेला, कुरुदमाल मेला, श्वेतगंगा मेला, बेलपान मेला, सिहावा प्राणेश्वर का मेला। अब महाशिवरात्रि को कहाँ कहाँ मेला लगता है मेरे दोस्तों? तो देखिए, महाशिवरात्रि को जो मेला लगता है, मल्हार का मेला, तुर्री धाम मेला, सेमरताल मेला, कनकी शंकर का मेला। होली धूल पंचमी को पीथमपुर, जो कि जांजगीर चांपा जिला में आता है, यहाँ बाबा कलेश्वर नाथ है। तो होली धूल पंचमी को पीथमपुर में मेला लगता है, जिसे नागा साधुओं का मेला कहा जाता है। अगर आपको छत्तीसगढ़ में नागा साधु देखना है, पीथमपुर आइए, ये होली समय में होता है। कार्तिक पूर्णिमा में महादेव घाट का मेला रायपुर में लगता है। बसंत पंचमी के दिन कूटी घाट का मेला लगता है। फागुन सुदी पंचमी गिरौदपुरी का मेला सतनामी का तीर्थ स्थल है। चैत माह के शुक्ल पक्ष को खल्लारी मेला। नाग पंचमी दल्हापोड़ी के दिन दल्हापोड़ी में होता है, कुश्ती का आयोजन होता है। तुतुरिया मेला पौष पूर्णिमा शुक्ल पक्ष को। मकर संक्रांति का मेला, रामनवमी का मेला इत्यादि बहुत सारे मेला लगते हैं। ठीक है। अब हम बात करें लोक महोत्सव की। तो प्रमुख लोक महोत्सव, ठीक है, तो रायपुर में 1 नवंबर को प्रतिवर्ष राज्य उत्सव मनाया जाता है। बिलासपुर में बिलासा महोत्सव होते हैं, रउतनाचा महोत्सव होते हैं, मल्हार महोत्सव होते हैं, रतनपुर महोत्सव होते हैं। ये बिलासपुर एरिया की बात है ना। अब बिलासपुर तो कई भागों में बढ़ गया है। महासमुंद एरिया में सिरपुर महोत्सव, खल्लारी महोत्सव, करिया धुरवा महोत्सव, बलौदा बाजार में सोना खान महोत्सव, गरियाबंद में राजीव लोचन मंदिर फरवरी में, कवर्धा में भोरामदेव महोत्सव, राजनांदगांव में डोंगरगढ़ महोत्सव, लोकमड़ई, रायगढ़ में चक्रधर समारोह गणेश चतुर्थी के दिन बहुत फेमस होता है, जांजगीर में जाज्वल देव महोत्सव, सरगुजा में रामगढ़ महोत्सव। तो ये अलग अलग महोत्सव है, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें इंपॉर्टेंट में छत्तीसगढ़ के लोक कला एवं संस्कृति की बात करूं तो छत्तीसगढ़ का प्रमुख नाट्य भतरा लोक नाट्य, ये बस्तर में फेमस है, याद रखना है। भतरा जो लोक नाट्य है वो बस्तर के प्रचलित है, बस्तर में प्रचलित लोक नाट्य है। इसे उड़िया नाट भी कहा जाता है। भतरा जनजाति के लोगों द्वारा इसे की जाती है। इसमें 20 से 40 कलाकार होते हैं और इसमें अभिमन्यु वध, जयद्रथ वध, कीचक वध के बारे में, कंस वध आदि के बारे में बताया जाता है। ठीक है। अगला आता है माओ पाटा। माओ पाटा ये मुरिया जनजाति की एक शिकार नाटिका है। इसका मंच शिकार कथा इसमें किया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करो खम्ब स्वांग। खम्ब स्वांग कुरकू जनजाति के लोगों का लोक नाट्य है, जिसमें खंडरा देव को समर्पित है ये लोक नाट्य। ठीक है। दहीकांडो जो है छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में ये कृष्ण लीला इसमें होता है। उसके बाद आता है सहस।
छत्तीसगढ़ का आधुनिक लोक नाट्य है। सहस जो है समृद्ध संस्कृति परंपरा का प्रतीक है। ठीक है, ये जो है रतनपुर, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर, बिल्हा इत्यादि के में ये बहुत फेमस है। ठीक है, आगे बात करते हैं नाचा। छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नाट्य है नाचा, और नाचा के भीष्म पितामह दाऊ दुलार सिंह को माना गया है। याद रखना, ये महाराष्ट्र का तमाशा से प्रभावित है नाचा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसी को बता रहा हूं। गम्मत छत्तीसगढ़ का लोक नाट्य है। ठीक है, यह हास्य प्रहसन की गम्मत है। इसमें हंसी मजाक पहले होता था, लेकिन आज तो गम्मत जो है अश्लीलता का रूप ले लिया है। गम्मत छत्तीसगढ़ की पहचान हुआ करता था, जिसमें जो जोकर हुआ करता था, कॉमेडी हुआ करता था, हंसी मजाक से भरपूर हुआ करता था। लेकिन आज ये गम्मत जो है अश्लीलता परोस रहा है। आज का गम्मत प्राचीनता से बिल्कुल हट के हो गए हैं। आज गम्मत शब्द आता है तो आज हमारे मन में सिर्फ अश्लीलता का भाव आने लगता है। ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़ी भाषा, ठेठ छत्तीसगढ़ी का उपयोग होता था। हंसी मजाक और सामाजिक बुराइयों, रूढ़िवादी परंपराओं के विरुद्ध ये किया जाता था। लेकिन आज जो है वर्तमान में गम्मत जो है छत्तीसगढ़ी नाचा पार्टियों ने ले लिया है, और जिसमें अश्लीलता परोसा जा रहा है। ठीक है, चलिए अब कुछ सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, जिसमें आता है पुरखौती मुक्तांगन। ठीक है, जो रायपुर में है। याद रखना, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। अब छत्तीसगढ़ के नाट्य के बाद अब नृत्य की बात करूं तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य, नाटक हो गया। अब नृत्य में आता है सुआ नृत्य, जिसमें केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये दीपावली के अवसर पर किया जाता है। गौरा गौरी की इसमें पूजा की जाती है, और इसे मुख्यतः कोलिन जाति की महिलाएं और किशोरियां करते हैं। इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। उसके बाद आता है चंदैनी नृत्य, जो लोरिक चंदा के नाम से फेमस है। ठीक है, लोरिक चंदा, इसमें लोक गाथा और गीत दो चीजें होती है। ठीक है, पंथी नृत्य, जिसे सतनामी समाज द्वारा गुरु घासीदास बाबा के जन्म दिवस के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, इसमें गुरु की वंदना की जाती है। राउत नृत्य, जिसको डांस या ड्रामा कहते हैं, और इसको यादव या अहिर जाति के लोगों द्वारा इसका नाच किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बात करूं छत्तीसगढ़ के जनजाति लोक नृत्यों की, जिसमें आता है कर्मा, और सबसे प्राचीन लोक नृत्य है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन लोक नृत्य अगर पूछा जाए तो कर्मा है। याद रखना, जिसको छत्तीसगढ़ के गोंड, बैगा, उराव और बिंझवार जनजाति के लोगों का यह नृत्य है। ठीक है, इसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग ले सकते हैं। आगे बात करूं गौड़ नृत्य, जो कि मारिया जनजाति के लोगों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, सरहुल, जिसको उराव जनजाति के लोगों द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, उसके बाद परब नृत्य, जिसको धुरवा जनजाति के लोगों का ये प्रसिद्ध नृत्य है। दोरला नृत्य, जिसको दोरला जनजाति का नृत्य है। याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूं गेड़ी नृत्य। ये गेड़ी जो है नृत्य मुड़िया युवकों द्वारा घोटुल में इसको किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नृत्य है और इसको याद रखना। परघौनी नृत्य, विवाह के अवसर पर बारात परघनी होते ना, तो वही समय जो लोक नृत्य होता है उसको परघौनी नृत्य कहा जाता है। अब बात करें छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक पर्व की, तिहार बार के बात करबो तो सावन के महीना में एक ठन तिहार आथे, हरेली तिहार, गेड़ी चढ़े वाला है ना भाई। सावन माह के शुक्ल पक्ष में आथे नांग पंचमी, अर्थात सावन माह में हरेली आथे, नांग पंचमी और रक्षाबंधन आथे। अब भादो में काय आथे भाई, तो भादो में भोजली आथे ना, भाद्रपद में भोजली, हलषष्ठी जला कमर छठ कईथन, कृष्ण जन्माष्टमी आथे, पोरा आथे, तीजा आथे, गणेश चतुर्थी आथे और नावा खाए के भी दिन आथे भादो में। ठीक है, कुआर में का आथे भाई, बस्तर के दशहरा और रावण जल थे, हमार दशहरा होते कुआर में। कार्तिक में दिवाली के दिन आगे धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा, जेठौनी, औरा पूजा, औरा भात खतन,
है ना। पुष में मकर संक्रांति और छेरछेरा होते, मांग में बसंत पंचमी और फागुन में होलिका दहन और महाशिवरात्रि, चैत में धूल पंचमी होते, रामनवमी होते, बसंत नवरात्रि होते, नवरात्रि भी होते ना चैत के नवरात्रि, और बैसाख में अक्षय तृतीया, और जेठ में क्या होते गंगा दशमी, आषाढ़ में रथ यात्रा होते। अभी रथ यात्रा हो यह संगवारी हो, आषाढ़ आगे है ना। तो ये है बस्तर के दशहरा, और ये बस्तर के दशहरा जो है दंतेश्वरी देवी की पूजा से संबंधित है, जिसके प्रारंभकर्ता कौन है तो पुरुषोत्तम देव द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ये क्वार अमावस्या को काछ नगादी से शुरू होता है और ये 75 दिन का समय, पूरा 75 दिन तक ये दशहरा होता है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के लोक कला की मैं बात कर लूँ, चौक पुरने वाला काम, शुभ अवसर में तिहार बार होए तो चावल आटा से चौक पुरथन छत्तीसगढ़ के है ना। सवनाही, श्रावण मास की हरेली अमावस्या को दीवारों में गोबर से सवनाही का अंकन किया जाता है। आठे कन्हैया तो मिट्टी के रंगों से भित्ति पर बनाया जाता है कथात्मक चित्र, जिसमें भगवान कृष्ण की जन्म कथा का चित्रण होता है। गोबर चित्रकारी, दिवाली के समय गोवर्धन पूजा में धान की कोठी में अनेक प्रकार के चित्र बना था। हस्तालिका, भाद्रपद मास की तीज के पर्व पर शिव पार्वती की पूजा का चित्रण। नाग पंचमी, दीवार में नाग के चित्र बना था, है ना। गोदना तो शरीर मन में गोदवाए रथे, हमारे छत्तीसगढ़ के महिला मन ज्यादातर, है ना भाई। तो ये छत्तीसगढ़ के काय चीजें भाई चौक पुरई है। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में कतको झन चित्रकार घलोक रहे हैं, जिमा प्रमुख है बेलगुर मंडावी, नारायणपुर के ऋषि, बस्तर की मुरिया जनजाति का एक श्रेष्ठ कलाकार था। जनगढ़ सिंह श्याम छत्तीसगढ़ की गोड़ी चित्रकारी के प्रमुख कलाकार, वर्तमान में भारत भवन के रूपक संकाय में कार्यरत। ठीक है, आगे बात करूं, आनंद सिंह अव्वा पत्नी श्रीमती कलावती गोड़ी चित्रकारी के लिए फेमस। प्रमुख आधुनिक चित्रकार, आज वर्तमान के जो आधुनिक चित्रकार डॉक्टर प्रवीण शर्मा, जिसको भारतीय कला प्रदर्शनी का अवार्ड भी मिला है। निरंजन महावर, भारत की आदिवासी कला, छत्तीसगढ़ विश्वकोश और भारत के लोकमंच। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे कलाकार भी रहे हैं, चित्रकार भी रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ की जनजाति कलाओं की बात करें तो रूपंकर कला, मिट्टी शिल्प कला ये फेमस है। मिट्टी शिल्प कला सबसे प्राचीन शिल्प कला है छत्तीसगढ़ का, जिसे कुम्हार जाति के लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, काष्ठ शिल्प कला, बस्तर के काष्ठ शिल्प कला बहुत प्रसिद्ध है, जिसको मुरिया जनजाति के लोग इसको घोटुल के खंभे, मूर्ति, देवी, झूला, कलात्मक आकृति बनाते हैं। इसके प्रमुख कलाकार झितरू राम रहे हैं। ठीक है, बांस चित्र शिल्पकला कमार व बंसोर जनजाति के लोग बनाते हैं। मोंगोवती इसके प्रमुख कलाकार रहे। धातु कला जो है बस्तर, सरगुजा, रायगढ़ के धातु मूर्ति कला है। बस्तर में घड़वा और सरगुजा में मलार व रायगढ़ में झारा जनजाति के लोग बनाते हैं। ठीक है, घड़वा कला घड़वा जाति के शिल्प कला है। तो इस तरह से ठीक है, ये इस यूनिट को हम समाप्त करते हैं। पूरा हमने कवर किया है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट चीजों को मैंने कवर किया है साथियों। ये हमारा आज का जो यूनिट आपने देखा वो हमारा यूनिट क्या था, 13 था। ठीक है, यूनिट 12 था। ठीक है, 11वां हमने कर दिया है। यूनिट 12 है छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति। ठीक है, अब हमारा लास्ट यूनिट बचा है जो कि शिक्षण शास्त्र है। शैक्षणिक मुद्दे पर बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में। तो चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करें। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।